हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आज भी हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। बट आज का हम लोग जो प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। तो लास्ट टाइम पे हमने जो सम सॉल्व किया था, समझो वो फर्स्ट टाइप का सम था। आज हम लोग जो करने वाले सेकंड टाइप का सम। तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हम लोग एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई कर पाए और उसके सम को कैसे सॉल्व करना है, तो मैं उसके बारे में अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखो, तो जो एनपीओ में ना दो टाइप का सम होता है। दो टाइप का सम कैसा होगा, समझो कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख के दिया होगा और नीचे आपको एडजस्टमेंट लिख के दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप में क्या होगा कि आपको उसके अंदर एक ओपनिंग बैलेंस शीट लिख के दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें लायबिलिटी और असेट्स होगा। फिर उसी के नीचे आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट लिख के दिया होगा। फिर उसी के नीचे आपको एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा। तो जिस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीज लिख के दे रही है, ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसीव और पेमेंट और एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा लिख के दिया रहेगा तो समझ आना कि वो आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट होगा और एडजस्टमेंट होगा। तो अब तक जो मैंने आपको तीन सम सिखाया, तो वो तीनों सम में क्या था, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख के दिया रहता और एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख के दिया। तो फर्स्ट टाइप के केस में तीन सम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन सम कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। अब हम लोग जो करेंगे ना वो सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन होगा। तो सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में क्या लिख के दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, रिसिट एंड पेमेंट एंड एडजस्टमेंट। अब इस वाले टाइप के सम को कैसे सॉल्व करना है वो आपको आइडिया दे रहा हूँ, याद रखो। तो आपको क्या करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो डेटा लिख के दिया रहेगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो डेटा लिख के दिया रहेगा, तो लायबिलिटी वाला लायबिलिटी में जाएगा और असेट्स वाला असेट्स में जाएगा। तो फिर इसमें फर्क क्या है? तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको लेके जानी, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको लेके नहीं जानी। मतलब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट लिख के दी है, तो उस ओपनिंग बैलेंस शीट में से कौन कौन सी चीजों को हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना। तो आप लोग ऐसा समझो कि आपका जो पुराना घर है और आपने एक नया घर खरीदा, तो जब आप लोग नए घर में जाओगे तो पुराने घर में से जो भी बड़ी बड़ी चीजें रहेंगी वही लेके जाने वाले, जो चटर पटर चीजें रहेंगी आपको उनको छोड़नी पड़ेगी। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो आपको अपनी बैलेंस शीट में से मेन मेन चीज लेके जानी, तो कौन सी चीज नहीं लेके जानी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर कभी भी अगर आपको कैश इन हैंड अगर लिख के दिया है, या फिर कैश एट बैंक अगर लिख के दिया है, या फिर आपको प्रीपेड वाला कोई एडजस्टमेंट लिख के दिया है, या फिर आपको आउटस्टैंडिंग वाला कोई एडजस्टमेंट लिख के दिया रहेगा, तो आपको उसको इग्नोर कर देना। किसी किसी सिनारियो में प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग यूज होगा, किसी किसी सिनारियो जब आपका अकाउंट टैली नहीं होगा, तो मैं आपको वैसे टाइप का सम बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। वरना फिर आप लोग बहुत ज्यादा गलती करेंगे, और इस टॉपिक में यही माथा बच्चे है कि किसमें कौन सी चीज लेके जानी, कौन सी चीज नहीं लेके जानी। मतलब फुल फोकस ध्यान में रखते हुए आपको सम को सॉल्व करना है एमपीओ में ऐसा। तो एक आइडिया दे रहा हूँ, बस इस आइडिया को फॉलो करो तो सम सॉल्व करने में थोड़ा आपको ईजी पड़ेगा ऐसा। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट लिख के दिया रहेगा, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड वाला आइटम, आउटस्टैंडिंग वाला आइटम आपको टोटली इग्नोर करना। बाकी जो आइटम जहां पे लिख के दे उसको उसके हिसाब से पोस्ट करने का। और रिसीट और पेमेंट में तो वही है कि रिसीट में जो लिख के दिया रहेगा वो इनकम में जाएगा, और पेमेंट में जो लिख के दिया रहेगा वो एक्सपेंडिचर या तो असेट्स में जाएगा। और हमें जो एडजस्टमेंट लिख के दे उसको तो दो इफेक्ट देने का। तो बस बैलेंस शीट का ही आपको याद रखना है बस, लेकिन ना पूरा का पूरा नहीं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो वो तो ऑलवेज ही इग्नोर होगा, तो आपको उसके लिए टेंशन लेना नहीं। लेकिन प्रीपेड वाला, आउटस्टैंडिंग वाला कभी कभी इसका यूज हो सकता है जब आपका अकाउंट टैली नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है। तो वो क्वेश्चन जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ गवर्नमेंट बुक लेके, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन है, और जो इंपॉर्टेंट सब है वही मैं आपको कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 121 पे लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, तो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी लिख के दिया और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख के दिया। न्यू इंग्लिश हाई स्कूल बारशी में, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है। लाइबिलिटीज लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। तो लाइबिलिटीज में जो आइटम जहां पे लिख के दिया उसी को वहीं पे रिकॉर्ड करना है, और असेट्स में जो लिख के दिया है वो असेट्स में जाएगा। बट असेट्स में आपको ये चार आइटम इग्नोर करने का है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड वाला आइटम, आउटस्टैंडिंग वाला आइटम। कभी कभी लाइबिलिटीज में भी रहेगा तो उसको इग्नोर करना है आपको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कैपिटल फंड,
लाइबिलिटीज में जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी में लिख के दिया। अब आ जाओ असेट्स में। तो असेट में सबसे पहला कैश इन हैंड इग्नोर हो जाएगा, कैश एट बैंक इग्नोर हो जाएगा, बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, लाइब्रेरी बुक्स असेट्स, कंप्यूटर लेबोरेटरी असेट, मतलब जो भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उन्हीं सारी चीजों को आपको क्या करना है, नए घर में लेके जाना, और बाकी चटर पटर जो भी चीज रहेगी आपको छोड़। इन शॉर्ट जितने भी आपके फिक्स्ड एसेट्स है ना, उन सारे के सारे फिक्स्ड एसेट्स को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर ऐसा, बाकी सारी छोटी मोटी चीजों को आपको छोड़ देना। ठीक है, अब आ जाओ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। तो देखो टू बैलेंस बीडी करके लिख के दे तो वो हेडिंग हो गया, कैश इन हैंड 6,000 है, कैश एट बैंक 10,000। देखो वही देखो ऊपर आपको बैलेंस शीट के असेट्स में भी लिख के दिया 6,000 10,000, वही चीज यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगी। ये तो इग्नोर ही होता है। मैंने आपको बताया था कि रिसिप्ट में जब भी टू बैलेंस बीडी वाला कोई भी आइटम अगर लिख के दिया रहेगा आपको इसको टोटली इग्नोर करने का है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कुछ भी लिख के दिया रहेगा आग बंद करके आपको इनकम इनकम बोलना बस। तो ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन लिख के दिया लेकिन ब्रैकेट में कैपिटल लिख के दिया, तो कैपिटल वाली जितनी भी चीजें थी तो कहाँ पे आती है, लाइबिलिटीज में आती है, इसलिए आपको इसको लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वरना फिर अगर कैपिटल अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दे रहा तो मैं सीधा उसको इनकम में रिकॉर्ड करता, बट कैपिटल लिख के दे तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, तो कैपिटल रिसिप्ट हमेशा कहाँ पे आता है, लाइबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू लिख के दिया, तो गवर्नमेंट से हमें कुछ पैसा मिला, कितना मिला 1,20,000 स्कूल को चलाने के लिए, सैलरी वैलरी देने के लिए, जो कुछ भी रहेगा स्कूल को रन करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने हमें कितना पैसा दिया 1,20,000, बट वो रेवेन्यू लिख के दो, तो रेवेन्यू का मतलब इनकम ही होता है इसलिए वो इनकम में जाएगा। सैलरी रिसिप्ट इनकम। ठीक है, अब आ जाओ पेमेंट। पेमेंट में सैलरी एक्सपेंडिचर, लाइब्रेरी बुक्स, तो ये स्कूल है तो स्कूल्स के लिए बुक्स क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। अगर बुक्स ही नहीं होगा तो बच्चे लोग को कैसे पढ़ाएंगे, और उस बुक्स के बलबूते पे तो स्कूल वाले क्या करते हैं, पैसा कमाएंगे ना, मतलब पढ़ा के पैसा कमाएंगे, तो वो बुक्स उनके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। ऑफिस रेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट्स, ये असेट्स में चले जाएगा। रिपेयर्स एक्सपेंडिचर, बाय बैलेंस सीडी मतलब ये आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये जस्ट हेडिंग है, उसके नीचे जो मिर्च मसाला लिख के दे वो इंपॉर्टेंट है। तो कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक असेट। ठीक है, अब आ जाओ पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के दे 9,000, तो जहाँ पे भी आपको सैलरी नजर आ रहा है वहाँ पे जाके डॉट मार लो, बाद में इसका क्या करना बाद में बताता हूँ। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, तो ट्यूशन फीस पे डॉट मार लो। डेप्रिसिएट बोला लाइब्रेरी बुक्स बाय ₹9,000 एंड फर्नीचर बाय ₹10,000, तो लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर डॉट मार लो एंड फर्नीचर पे डॉट मार लो। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, मैं फटाफट फॉर्वर्ड बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। तो पहला मैंने अकाउंट बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ऊपर भले मैंने लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहले आएगा एक्सपेंडिचर फिर बाद में आएगा इनकम, फिर उसी तरह बैलेंस शीट लायबिलिटीज रुपीज रुपीज, असेट्स रुपीज रुपीज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पोस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लिख के दे कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड लायबिलिटीज में, तो कैपिटल फंड लायबिलिटीज में लिख देंगे। कैपिटल फंड कितना है, इनर कॉलम में ऑलवेज लिखते हैं इसके अंदर 6,43,000, क्योंकि इसमें कुछ माइनस प्लस करना पड़ता है जब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो इसलिए हमेशा इसको इनर में लिखने का। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश एट बैंक तो नहीं आएगा। बिल्डिंग असेट्स, तो बिल्डिंग यहाँ पे आ रहा है, क्या बिल्डिंग पे डॉट है क्या, नहीं, तो सीधा आउटर में 4,50,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर पे डॉट है क्या, हाँ है, तो फर्नीचर 72,000 इनर कॉलम। नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स कितना है 45,000, इस पर भी डॉट है इसलिए इनर कॉलम में। नेक्स्ट कंप्यूटर लेबोरेटरी कितना है 60,000, तो सीधा आउटर में, इस पर तो कोई डॉट नहीं। नेक्स्ट हो गया, तो इस तरह बैलेंस शीट को तो मैंने पोस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं रिसीव और पेमेंट। तो रिसिप्ट में सबसे पहला टू बैलेंस बीडी लिखा है, कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक, वो तो इग्नोर हो जाएगा। अब उसके बाद जितना भी लिख के दिए सब इनकम में जाएगा, तो इनकम है तो वहाँ पे भले टू करके लिखा है, बट अभी आपको यहाँ पे बाई करके लिखना है, तो बाई ट्यूशन फीस। लेकिन बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, उधर टू लिखा तो इधर भी टू ही लिख देते हैं, फिर उनका टू टू हो जाता है ऐसा। ट्यूशन फीस पर डॉट है क्या, हाँ है।
90,000, तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय टर्म फीस कितना है? 3,000, सीधा आउटर में। नेक्स्ट, बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस कितना है? एडमिशन फीस 12,000। नेक्स्ट, डोनेशन, बाय डोनेशन, सॉरी डोनेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा, कैपिटल लिखा है ना, तो कैपिटल रिसिप्ट हो गया, तो यहाँ पे आएगा डोनेशन। लायबिलिटीज में तो सीधा आउटर में 61,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसिव्ड बाय इंटरेस्ट रिसिव्ड कितना है? इंटरेस्ट रिसिव्ड 2,000। नेक्स्ट, बाय गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट कितना? 1,20,000। रेवेन्यू लिखा है तो कोई टेंशन नहीं रहता, वो इनकम में ही आता है। फिर बाय सन्ड्री रिसिप्ट कितना? 11,000। हो गया। अब आ जाओ पेमेंट्स में। तो पेमेंट में सबसे पहला टू सैलरी, उधर टू लिखा है बट यहाँ पे बाय है, सॉरी उधर बाय लिखा है इधर टू आएगा। 90,000, बट इस पर डॉट इसलिए इनर में आएगा। नेक्स्ट, लाइब्रेरी बुक्स, तो देखो, तो अपने पास तो पहले से ही था ओपनिंग वैल्यू 45,000। अब लाइब्रेरी बुक्स अगर आपको पेमेंट में लिख के दिया है, कोई भी एसेट्स का वैल्यू अगर आपको पेमेंट में लिख के दिया है और आपने ऑलरेडी यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू लिखा है, तो ये वैल्यू को उसमें क्या कर देने का? ऐड कर देना। तो प्लस एडिशन करके हमने और एक्स्ट्रा खरीदा, एडिशन। तो कितना एडिशन का खरीदा है हमने? 14,000 का। तो अब हमारे पास टोटल बुक्स कितना हो गया? 59,000 ऐसे, क्योंकि वहां पे ये ओपनिंग वाला वैल्यू था। देखो ना, अगर ऊपर डेट चेक करेंगे तो वही है 1 अप्रैल 2019, तो ओपनिंग वैल्यू। तो पेमेंट में कोई भी अगर असेट्स लिख के दिया रहेगा तो इसके लिए अब टर्म आपको क्या यूज करना है? एडिशन करके ऐसे, ठीक है। ऑफिस रेंट, पीएनएल, सॉरी यहाँ पे ऑफिस रेंट, डॉट तो नहीं, सीधा बाहर कितना? 10,000। नेक्स्ट, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 22,000। नेक्स्ट, टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना? सन्ड्री एक्सपेंस 12,000। नेक्स्ट, टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है? 10,200। नेक्स्ट, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000। नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट लिखता हूँ शॉर्टकट में, 9,000। नेक्स्ट, फर्नीचर, तो ऑलरेडी हमने ओपनिंग वैल्यू अपने पास 72 है, ये नया खरीदा इसलिए प्लस एडिशन। तो कितने का एडिशन हमने और एक्स्ट्रा अमाउंट का फर्नीचर खरीदा? 50 का। तो ये आ जाएगा 1,12,000। मतलब अब मेरे पास टोटल फर्नीचर हो गया सर 22, 7, 3, 12, 1,22,000। ठीक है। नेक्स्ट, रिपेयर्स, रिपेयर्स आ जाएगा 15,000। ठीक है। फिर कैश इन हैंड, कैश आउट बैंक को तो असेट्स में आएगा। कैश इन हैंड कितना है? 4,800। नेक्स्ट, कैश आउट बैंक कितना है? 70,000। हो गया। तो इस तरह मैंने पूरा का पूरा बैलेंस शीट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को पूरा का पूरा पोस्ट कर दिया है। ठीक है। तो आपको असेट्स में ये चीज याद रखनी है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई ओपनिंग वैल्यू असेट्स में लिख के दिया है और वही असेट्स का नाम अगर पेमेंट में लिख के दिया रहेगा, तो उसके लिए आपको वर्ड क्या यूज करना? एडिशन।
मतलब ये क्या शो करता है, आपको पता चलेगा कि ड्यूरिंग ईयर मैंने इतने अमाउंट का फर्नीचर, इतने अमाउंट का बुक्स, ऐसा कुछ खरीदा है करके, इसलिए आपको एडिशन करके ऐड कर देना उसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं पहला एडजस्टमेंट। तो पहला एडजस्टमेंट लिख के दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹9,000। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी कहाँ पे मैंने लिखा, एक्सपेंडिचर में, इसलिए ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है, तो ऐड टू एक्सपेंस एंड दूसरा लाइबिलिटीज में, क्योंकि आने तो कल देना पड़ेगा, इसलिए उसमें प्लस करेंगे। तो प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग अपना 9,000, ऐड करेंगे सीधा बाहर लिख देंगे 99,000। ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में, क्योंकि आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा 9,000। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग प्लस माइनस क्यों होता है, तो मैंने एडजस्टमेंट वाला वीडियो बनाया, प्लीज वहां से चेकआउट कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। ओके, तो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस जरा चेक करो कि ये भी आउटस्टैंडिंग के प्लस होगा, बट ये ट्यूशन फीस आपने लिखा कहाँ पे, इनकम है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होएगा, सेम वही है, एट, जैसे ये एड टू एक्सपेंस है, तो ये आ जाएगा एड टू इनकम। ये आता है लाइबिलिटीज में, तो ये आ जाएगा असेट्स में, क्योंकि आपको पैसा मिलने वाला, इसलिए आउटस्टैंडिंग पहले इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस आउटस्टैंडिंग कितना 15,000, तो ये आ जाएगा 1,05,000। अब ये आउटस्टैंडिंग मुझे पैसा मिलने वाला है, इसलिए मेरे लिए असेट्स हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना 15,000। हो गया दो इफेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेप्रिसिएट, बोला लाइब्रेरी बुक्स 9,000। तो लाइब्रेरी बुक्स, तो अभी मेरे पास 59,000 का टोटल बुक है, माइनस डेप्रिसिएशन 9,000, ये आ जाएगा 50,000। तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, एक्सपेंडिचर में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 9,000। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर 10,000, इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, तो आ जाएगा 1,12,000। सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में, कुछ भी नहीं था, ये सब बहुत इजी था, बस ये था कि बैलेंस शीट अगर लिख के दिया रहेगा तो इसमें कौन सी चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ नहीं रखनी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, बस हो गया, तो सब कुछ हमने पोस्ट कर दिया, कुछ हिडन एडजस्टमेंट तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सबसे पहला इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करेंगे, तो चेक करेंगे कौन सा सेट ज़्यादा है, एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा साइड हैवी दिख रहा है, 99, 10,000, 1,20,000। चलो ये पहले क्रेडिट ही चेक करते हैं हम लोग, क्रेडिट का टोटल क्या आता है, तो 1,05,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11,000, तो 2,53,000। तो 2,53,000 यहाँ पे लिखा, 2,53,000 यहाँ पे लिखा। अब इसमें से ये डेबिट वाला जितना भी इसको माइनस कर देंगे, माइनस 1,09,000 माइनस 34,000 माइनस 18,200 माइनस 24,000 माइनस 19,000, तो आंसर आता है 48,800। तो ये आपका हो जाएगा, डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं सरप्लस, तो सरप्लस हो गया। अगर वही डिफरेंस अगर यहाँ पे आया था तो इसको बोलते हैं डेफिसिट, डेफिसिट, तो डेफिसिट लॉस होता है और सरप्लस आपका प्रॉफिट होता है। तो अभी इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे कैपिटल फंड, सरप्लस 48,800 प्लस करके बाहर ले लेंगे, प्लस 6,43,000
तो आएगा 6,91,800। ठीक है, चलो अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। प्लस 70,000 तो आता है 7,61,800। चेकआउट कर लो। तो आता है 7,61,800। हम उसी तरह असेट्स का चेकआउट कर लेते हैं। तो 4,50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 4,800 प्लस 70,000 प्लस 15,000 सेम 7,61,800 हो गया। तो इस तरह हमने बैलेंस शीट वाले जो बैलेंस शीट टाइप का जो क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया ऐसे। तो बस इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट लिख के दिया रहेगा तो 4 आइटम आपको इग्नोर करना है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग वाला आइटम, प्रीपेड वाला आइटम। कोई भी आइटम अगर बैलेंस शीट में लिख के दे आपको इग्नोर करना है। किसी सिनेरियो में जब आपका अकाउंट टैली नहीं होगा तो वहाँ पे प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का मतलब वहाँ पे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को यूटिलाइज करेंगे टैली करके। वो जब आएगा सब मैं बताऊंगा, अभी एक सम कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको ऐसा। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।